जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं खान सर के द्वारा जो आपका बिहार पुलिस का टेस्ट लिया जा रहा है, उसमें हम टेस्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक, तो यदि आप लोगों ने वो तीनों वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। और यदि आप लोग चैनल पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये देखिए टेस्ट नंबर 4 आपका पूछा कब क्या है, तो ये आपका 5 जून 2025 में पूछा गया है, यानी कि कल ही पूछा गया। ठीक, तो इसको हम पूरा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप कौन सा है। तो आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाषा हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा या फिर परिवहन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर, सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लिंग हो जाएगा। ठीक, लिंग हो जाएगा। देखिए लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है। लिंग आधारित असमानता सामाजिक असमानता का प्रमुख रूप है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच अधिकारों 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 हो जाएगा, अधिकारों, अवसरों और संसाधनों में भेदभाव किया जाता है। तो लिंग के द्वारा किया जाता है इन सभी में। आगे देखेंगे यहाँ पे दूसरा, भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है। तो आपको बताना है यहाँ पे दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है बताइए। तो यहाँ पे देखना है, केवल एक ही स्तर की सरकार, शक्तियों का एकमात्र स्रोत केंद्र सरकार, दो या अधिक स्तरों की सरकार, केवल राज्य सरकारें। तो यहाँ पे जो दो का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दो या अधिक स्तरों की सरकारें हो जाएगा। ठीक, भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है, दो या अधिक स्तरों की सरकारें। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो यहाँ पे बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार के पास है या फिर राष्ट्रपति, केंद्र सरकार या फिर उच्च न्यायालय। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक, किसके पास है, उच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट यहाँ पे, केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को कौन सी सूची में रखा गया है। तो किस में रखा गया आपको यहाँ पे बताना है, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर विशेष सूची में। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक, क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो बताना है यहाँ पे 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर या फिर नागालैंड। तो क्या हो जाएगा, तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो ये हो जाएगा नागालैंड को विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक, देखेंगे, देखिए सबसे पहले जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था। ठीक, किसे, जम्मू कश्मीर को प्राप्त था अनुच्छेद 370 के तहत। ठीक, 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, लेकिन इसे कब हटा दिया गया, 5 अगस्त 2019 में इसको हटा दिया गया। ठीक, 5 अगस्त 2019 को इसको हटा दिया गया। अब वर्तमान में कुछ राज्य हैं जैसे कि आपका नागालैंड हो गया। ठीक, इसको अधिकार प्राप्त है किसके तहत, अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है। और मणिपुर हो गया, असम हो गया, आंध्र प्रदेश, सिक्किम आदि संविधान के अनुच्छेद 371 की विभिन्न धाराओं के तहत कुछ विशेष प्रावधान प्राप्त करते हैं ये सब। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। तो आपको बताना है यहाँ पे, इकाई है, संघात्मक है, अर्ध संघात्मक या फिर साम्यवादी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था इकहरी है। ठीक, इकहरी हो जाएगा आपका। इसमें चयनित पदाधिकारियों राज्यों के प्रशासन का कार्य करते हैं, लेकिन राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशंसात्मक कार्रवाई कर सकता है और न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में सैनिक शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ पे 7वें का राइट आंसर बताना है यहाँ पे। तो भारतीय संविधान में सैनिक शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 33 हो जाएगा। ठीक, किस में किया गया है, अनुच्छेद 33 में किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधीवादी मूल्यों को महत्व देते हुए स्थानीय स्वशासन को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया। तो 8वें का राइट आंसर आपको बताना है पे क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40, 45, 51 का है या फिर अनुच्छेद 73। ठीक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि
कि भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधीवादी मूल्यों को महत्व देते हुए स्थानीय स्वशासन को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? अनुच्छेद 40 में दिया गया। ठीक, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय ढांचा किस पर आधारित है? तो यहाँ पे 9 का आपको राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेहरू रिपोर्ट पर, बलवंत राय मेहता समिति, संविधान सभा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सिफारिश। तो चारों में से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। कौन कौन सा था आपका? तो ग्राम पंचायत था। ठीक, एक कौन था? ग्राम पंचायत। ठीक से आप लोग लिखिएगा ग्राम पंचायत। एक था पंचायत समिति, पंचायत समिति हो गया पूरा। ठीक, और एक था होता जिला परिषद। जिला परिषद त्रिस्तरीय ढांचा प्रदान किया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस राज्य का ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त संस्थाओं में सबसे नीचे का स्तर है? तो देखते हैं यहाँ पे 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर बिहार। तो जो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बिहार में। ठीक, बिहार में, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य का ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त संस्थाओं में सबसे नीचे का स्तर है? तो बिहार में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। 1914 ईस्वी में 1914 ईस्वी तक निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था? तो भारत था, जर्मनी था, चीन था, अफगानिस्तान था। कौन सा देश था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जर्मनी हो जाएगा। ठीक, क्या? जर्मनी। आगे देखते हैं यहाँ पे 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में किस देश की विजय हुई? तो बताना है यहाँ पे 1905 में जो रूस और जापान का युद्ध हुआ था उसमें किस देश की विजय हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रूस, जापान, चीन, कोरिया। तो ये हो जाएगा आपका जापान। जापान हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे रूस जापान युद्ध 1904 से लेकर 1905 तक चला था। इस युद्ध में जापान ने रूस को हराया था। 1905 के रूस जापान युद्ध में जापान के विजय से जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और परवान चढ़ने लगी थी। जापान की इस जीत के बाद रूस को मंचूरिया और कोरिया पर अधिकार नहीं मिला, बल्कि ये दोनों क्षेत्र जापान को सौंप दिए गए थे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। सैन्यवाद का अर्थ क्या है? तो सैन्यवाद का अर्थ क्या होता है आपको बताना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कि युद्ध को राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मानना, उसे बोलता है सैन्यवाद। आगे देखेंगे यहाँ पे 14। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पे बताना बिस्मार्क है, नेपोलियन है, रसेल है, बेलहम है। तो क्या हो जाएगा? यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता बिस्मार्क को मानते हैं। ठीक, बिस्मार्क एक जर्मन राजनेता थे जिन्होंने 1860 और 1890 के बीच जर्मनी और यूरोपीय मामलों पर अपनी नीतियों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में किस वंश का शासन समाप्त हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा शासन समाप्त हुआ? मौर्य वंश, ओटोमन वंश, मुगल वंश या फिर सल्तनत वंश। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में ओटोमन वंश का शासन समाप्त हुआ और मुस्तफा कमाल अजातुर्क के नेतृत्व में एक गणराज्य की स्थापना हुई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ओटोमन वंश हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 16। पेरिस समझौते में किस प्रकार की वित्तीय सहायता की बात की गई है? तो आपको यहाँ पे 16 का राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? पेरिस समझौते में किस प्रकार की वित्तीय सहायता की बात की गई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, विकसित देशों से विकासशील देशों को सहायता देना। ठीक, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17। मुसोलिनी ने किस विचारधारा को अपनाया था? तो बताना है यहाँ पे कि कौन सी विचारधारा को अपनाया? साम्यवाद, लोकतंत्र, फासीवाद, समाजवाद। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर? तो वेनिटो मुसोलिनी ने फासीवाद की विचारधारा को अपनाया और उसे विकसित किया। तो फासीवाद हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम 18। 1942 के बाद यूरोप में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1942 के बाद यूरोप में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो सोवियत संघ की जीत हुई। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सोवियत संघ की जीत हुई। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? अब यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, यहाँ पे किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो क्या बोले यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और 24 अक्टूबर को क्या बनाते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को किन दो गुटों में बांटा गया था? अब आपको बताना है यहाँ पे किस दो गुटों में इसे बांटा गया। तो वो था आपका पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जल्ला और टाल कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को बोलते हैं, बताएंगे यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इन चारों में से? तो ये हो जाएगा आपका, देखेंगे, बिहार के पटना से मोकामा तक फैले गंगा नदी के दक्षिणी किनारे के निम्न भूमि क्षेत्र को टाल, क्या बोलेंगे, निम्न भूमि क्षेत्र को टाल और जल्ला कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का गंगा के दक्षिणी किनारे का निम्न भूमि क्षेत्र को जल्ला और टाल कहते हैं। आगे, मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर आपको बताना। तो ये हो जाएगा मालवा पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? मालवा पठार। नेक्स्ट है यहाँ पे, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी घाटी स्थित है? तो आपको 23 का राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताप्ती घाटी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ताप्ती घाटी हो जाएगा। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है मध्य भारत में स्थित है। कहाँ पर? मध्य भारत में है। आगे, दक्कन के पठार को और किस नाम से जाना जाता है? तो दक्कन के पठार को दक्षिण का पठार बोलते हैं। तो बहुत ईजी है, दक्कन के पठार को दक्षिण का पठार बोलते हैं। आगे, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय मरुस्थल को क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल बोलते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, थार मरुस्थल बोला जाता है भारतीय मरुस्थल को। आगे देखेंगे यहाँ पे 26, बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? तो 26 का आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34.13% हो जाएगा। ठीक, 2023 में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत जातीय एवं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 2.76 करोड़ परिवारों में से लगभग 94.42 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक वेतन कितना है, मासिक आय 6,000 या उससे कम है, यानी कि महीने का 6,000 या उससे कम है। ठीक, उससे कम है, इन परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला माना गया है। यानी कि जिनकी आय 6,000 से कम है वो क्या होते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। आगे, बिहार के किस जिले में सोने की सर्वाधिक भंडार है? तो 27 का आपको राइट आंसर बताना है। कहाँ पर है? भागलपुर, वैशाली, मधेपुरा, जमुई। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जमुई हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 28, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर कब किया गया था। तो बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 31 मार्च, कब? 31 मार्च 1982, 31 मार्च 1982 को हुई थी। ठीक, और जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया। साथ ही यह एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में हुई थी। आगे देखेंगे यहाँ पे 29, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो 29 का राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री सम्राट चौधरी ने प्रस्तुत किया। आगे देखेंगे यहाँ पे, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसने बचाया था? तो बतख मियाँ ने बचाया था। ठीक, किसने बचाई थी? बतख मियाँ ने बचाया था। तो ये हो जाएगा सी राइट आंसर। आगे, भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 31 का हो जाता है अप्रैल 2002 में जारी किया गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 32, मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने दिनों का वेतनभोगी रोजगार प्रदान करने की कानूनी गारंटी दी जाती है? तो ये होता है आपका 100 दिन। कितना होता है? 100 दिन की दिया जाता है। आगे, और राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय क्या होता है आपको बताना है यहाँ पे। तो आय कारक का कुल योग होता है। ठीक, उसी को राष्ट्रीय आय बोलते हैं।
आगे देखेंगे यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का अर्थ क्या होता है। तो जीडीपी का अर्थ होता है देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या है, उसी को जीडीपी बोलते हैं। आगे वस्तु विनिमय प्रणाली में किस प्रकार का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे बताना आपको 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 का राइट आंसर। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल हो जाएगा। ठीक, केरल में 2024 में लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे, और इसे केरल राज्य फिल्म विकास निगम और सांस्कृतिक मामलों के विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था इसे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 37, हाल ही में किसे एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो 37 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलजीत चौधरी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए जाना जाता है। तो बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर 38 का। तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, रणजीत सिंह हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, रणजीत सिंह हो जाते हैं। देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 19वीं शताब्दी में मंदिर की ऊपरी मंजिलों को सोने से मढ़वाया, जिसके बाद उन्हें शेर-ए पंजाब की उपाधि से नवाजा गया। इन्हें क्या बोलते हैं, शेर-ए पंजाब बोलते हैं। ठीक, इसको भी याद रखेंगे, शेर-ए पंजाब किसे बोलते हैं, रणजीत सिंह को बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कुमुदिनी लाखिया निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो राइट आंसर आपको बताना है, कथक हो जाएगा, उड़ीसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 39 का। तो ये हो जाएगा कथक से संबंधित है। ठीक, किससे, कथक। और देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो 40 का राइट आंसर बताइए, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा 21 अप्रैल। नेक्स्ट है यहाँ पे, नाइफ ए हैरोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच पुस्तक किसने लिखी है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सलमान रुश्दी, शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा सलमान रश्दी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सलमान रश्दी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 42, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो 42 का आपको राइट आंसर बताना है, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री। तो ये हो जाएंगे मोहन चरण मांझी। कहाँ पर लिखा हुआ है, मोहन चरण मांझी। आगे, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया कहाँ का है, असम का है। ठीक, क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 44, हाल ही में भारत के किस राज्य में चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य में ढोल पाए गए हैं। तो बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक, कहाँ पे पाए गए हैं, महाराष्ट्र में पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 45, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो यहाँ पे बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने किया। ठीक, किसने किया, दक्षिण अफ्रीका ने। कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाला राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है। तो यहाँ पे बताना है 46 का राइट आंसर, 47 का। तो 47 का हो जाएगा हमारा संविधान हमारा अभियान हो जाएगा। ठीक, हमारा संविधान हमारा अभियान। आगे, भारत की भाषाई विरासत का जश्न मनाने के लिए प्रवासी परिचय 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो यहाँ पे बताना है 48 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा रियाद। क्या होता है, रियाद में ही हुआ था, सऊदी अरब के रियाद में स्थित है। ठीक, वहाँ पे हुआ। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 49, उबर ने मोटो
वीमेन मोटो वीमेन महिला विशेष बाइक टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की? तो बताना है यहाँ पे आपको। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु हो जाएगा। कहाँ पे शुरुआत की? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट जारी की है? तो यहाँ पे 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यूएन हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, अणु क्या है? तो अणु क्या होता है आपको बताना है यहाँ पे 51 का। तो ये हो जाएगा आपका दो या दो से अधिक परमाणु समूह। ये हो जाएगा दो या दो से अधिक परमाणु समूह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 52, एक तत्व के अणु में परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? तो 52 का राइट आंसर आपको क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा? तो एक तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणुकता कहते हैं। और परमाणु जो होता है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होता है, जो एक अणु या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, समस्थानिक क्या होते हैं? तो यार ये तो आपको मालूम ही होगा समस्थानिक क्या होते हैं। चलिए देखते हैं 53 का। तो समस्थानिक वे होते हैं, यानी कि एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग होती है, उन्हें समस्थानिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक बोलते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट संभारित कहलाता है। 54 का देखेंगे, लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम कोशिका का पाचन तंत्र होता है। क्या होता है? कोशिका का पाचन तंत्र होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट 55, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंगक में होता है? तो बताएंगे यहाँ पे, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए इसे ऊर्जा का गृह बोलते हैं। ठीक, पावर हाउस इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे ऊतक क्या है? ऊतक क्या होता है बताइए? तो ऊतक जो होता है कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, उसे ही ऊतक बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट 57, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो जो किसी वस्तु का जड़त्व होता है वो किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक जड़त्व होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 58, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन के कौन सा नियम हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, फिर गुरुत्वाकर्षण। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर तीसरा। कहाँ पे लिखा हुआ? न्यूटन के गति के तृतीय नियम। ठीक, रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन गति के तृतीय नियम पर आधारित है। यह नियम कहता है कि हर क्रिया के लिए एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यन अक्षर से प्रदर्शित करते हैं न्यूटन को। और एक क्या है? ये सदिश राशि है। ठीक, सदिश राशि है। आगे देखेंगे यहाँ पे 60, बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। यह किस गति के नियम को दर्शाता है? तो आपको यहाँ पे बताना है, ये भी क्या हो जाएगा? न्यूटन का तृतीय नियम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? न्यूटन के तृतीय नियम हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है और गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं तीसरे को। आगे 61, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं और उन पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो उनका कुल संवेग क्या हो जाएगा? तो कुल संवेग उनका क्या होता है? समान रहता है। ठीक, क्या हो जाएगा? समान रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो 62 का राइट आंसर बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। कब किया था? न्यूटन ने 1686 में गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को प्रतिपादित किया था, जो कहता है कि ब्रह्मांड में हर वस्तु चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक, क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। तो न्यूटन हो जाएगा राइट आंसर। आगे, आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहाज़ों और पनडुब्बियों के निर्माण में होता है इसका प्रयोग। ठीक, जहाज़ों और पनडुब्बियों के निर्माण में होता है। इस सिद्धांत
चलिए ठीक है, हाँ ये क्या हो जाएगा, जहाज़ों और पनडुब्बियों के निर्माण में हो जाएगा। आगे चलिए 64 का देखेंगे यहाँ पे, आपेक्षिक घनत्व क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे बताना है 64 का राइट आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एक पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 65, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, बताना है यहाँ पे 65 का राइट आंसर। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, तो ये हो जाएगा दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, तो 66 का आपको राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। आगे बढ़ देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे 67, सौर सेल बनाने में किस पदार्थ का प्रमुख रूप से उपयोग होता है, तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, तांबा, सिलिकॉन, लोहा। तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 68, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, तो बिल्कुल सही है, जूल होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाता है, तो क्या कहलाता है यहाँ पे 69 का राइट आंसर बताना है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो उसे बोलते हैं आपका स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, स्थितिज ऊर्जा। आगे 70, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, उसका केवल स्वरूप को बदल सकते हैं, यानी कि परिवर्तन कर सकते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। इन दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। आगे कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऊर्जा बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ठीक, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे, और शक्ति का फार्मूला क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। ठीक, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 73, यदि दो तत्वों के नाभिक की द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न है तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा संभारिक होगा। क्या हो जाएगा, संभारिक, जिसे भी आपने इससे पहले भी पढ़ा था, समस्थानिक। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, और रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु केंद्रक के लिए। किसके लिए उत्तरदायी था, परमाणु केंद्रक के लिए। आगे देखते हैं यहाँ पे, परमाणु केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, अभी ऊपर ही पूछा है आपका, तो क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, और कब किया था, 1911 में किया था, ये भी लिख लीजिए यहाँ पे, कब किया, 1911 में किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 76, निम्नलिखित में से कौन टिंडल, यहाँ पे टिंडल होना चाहिए, टिंडल, ऐसे टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, तो 76 का आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूध हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, दूध। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 77, एक मोल किसी पदार्थ के कितने कणों के बराबर होता है, तो 77 का आपको राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर 23। ठीक, 10 पावर 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे यहाँ पे 78, और रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं, तो 78 का आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे, तो उसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है यहाँ पे 79, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों से बना होता है, तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों से बना होता है, तो ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं, अलिंद और नीले। आगे देखेंगे यहाँ पे 80, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, तो क्यों हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक, क्यों उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 81, अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 104 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 82 को सॉल्व करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
और 82 को जब सॉल्व करेंगे तो ये तो बहुत ही ईजी लग रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर -1 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर -1 आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 83, और जब 83 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 वाला, तो ये हो जाएगा 39। ठीक, क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। करके देखिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 84, 84 को जब सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 85, तो 85 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, 56। तो कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे यहाँ पे 86, तो 86 को जो सॉल्व करेंगे तो इसका 10 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे 87, 87 को जो सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 1/52 हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 88, और जब 88 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं ना, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन विकल्प है करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक, कुछ गलत लिखा हुआ है, 4 विकल्पों में से सही का अर्थ बताना है। ठीक, लिखा हुआ है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो क्या होता है, तो सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 89, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसको बताना है, सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है, सौभाग्य, ये हो जाएगा यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, तो सौभाग्य का विलोम बताना है। ठीक, तो सौभाग्य का क्या होता है, दुर्भाग्य हो जाएगा। ठीक, सौभाग्य का दुर्भाग्य। आगे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अब बताना है यहाँ पे, जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके उसे क्या बोलते हैं, सुगम। जहाँ आसानी से पहुंचा जा सके उसे सुगम बोलते हैं, जहाँ आसानी से पहुंचा ना जा सके उसे बोलते हैं दुर्गम। आगे देखेंगे, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश पर बैठते ही वह बदल गया, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिंहासन हो जाएगा। क्या, सिंहासन पर बैठते ही वह बदल गया। ठीक, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो अंग अंग टूटना, तो इसका मतलब क्या होता है, अंग अंग टूटना का मतलब होता है थकावट से बदन में दर्द होना। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, अब ये क्या लिखा हुआ है, 93। चलिए देखिए, लिखा हुआ है, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन द जंबल ऑर्डर, यानी कि जंबल ऑर्डर दिया गया है, व्यवस्थित क्रम में नहीं, अव्यवस्थित है। ठीक, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। तो मीनिंगफुल बनाना है जिससे कि आपको एक सीरियल वाइज में लिखना है। ठीक, जैसे कि आपने हिंदी में कई सारे सेंटेंस को एक साथ बनाया होगा जिससे कोई अर्थ बन जाए पढ़ने का। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज वी बिकम मोर कनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ फेस टू फेस इंट्रैक्शंस। तो पहला जो हो जाएगा, जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे जैसे हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक जुड़ते जा रहे हैं, आमने सामने बातचीत के मूल्य को याद रखना महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक, पहला ये हो गया, तो इससे तो शुरुआत ही नहीं हो रहा है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे, तो दूसरे का मतलब क्या होता है, एडिशनली स्टडीज हैव शोन दैट इन पर्सन कन्वर्सेशन लीड टू मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप एंड अ ग्रेटर सेंस ऑफ वेल बीइंग। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, देखो, इसके अतिरिक्त अध्ययनों से पता चला है कि आमने सामने की बातचीत से रिश्ते अधिक सार्थक बनते हैं और बेहतर खुशहाली की भावना पैदा करते हैं। ठीक, चलो ये भी सही है, लेकिन आपका शुरुआत होगा ऑप्शन नंबर सी से, पहले ये आएगा। ठीक, यानी कि प्रौद्योगिकी ने निस्संदेह हमारे संचार के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिससे दूसरे के साथ संपर्क में रहना आसान और तेज हो गया है। ठीक, ये हो जाएगा पहले। ठीक, क्या हो जाएगा, सी। सी के बाद आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यहाँ पे कहाँ गया, ये वाला सी, ए, और ए के बाद आएगा आपका डी। डी वाला देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो डी में लिखा है, हालांकि इन प्रगतियों के बावजूद मानवीय संबंधों के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक, ये हो जाएगा इसका अर्थ। और ई का मतलब क्या होता है, ई का हो जाएगा, निष्कर्ष रूप में जबकि प्रौद्योगिकी सुविधा प्रदान करती है, हमें एक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए जिसमें वास्तविक दुनिया की अंतःक्रियाएं भी शामिल हों।
तो ये आपका बी हो जाएगा, CADBE। आगे देखते हैं यहाँ पे, चलिए 94 देखेंगे यहाँ पे। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट स्मोक सो लॉन्ग एज यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट। जब तक तुम मेरे ट्रीटमेंट के अंदर हो तब तक तुम स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द डॉक्टर इंस्ट्रक्टेड द पेशेंट नॉट टू स्मोक सो लॉन्ग एज ही वाज अंडर हिज ट्रीटमेंट। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 95। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस आपको बताना है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 95 का। मैनी बुक्स, ये देखो एक थोड़ा गलत हो गया इसी में, ठीक, ये यहाँ पे नहीं होगा। मैनी बुक्स विल हैव बीन रीड बाय राम, इसका आपको बताना है, क्या बताना है, एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसका एक्टिव वॉइस बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राम विल हैव रीड मैनी बुक्स, राम विल हैव रीड मैनी बुक्स, ये वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। राम विल हैव रीड मैनी बुक्स, ये हो जाएगा इसका एक्टिव वॉइस। आगे देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बताया, एंटोनिम बताना है, सारा मत पढ़िए, यहाँ पे ये देखिए बस इसी का एंटोनिम बताना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे हुआ है एंचरोनिस्टिक, तो एंचरोनिस्टिक का आपको बताना है एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द बताना है, ठीक। तो इसका मतलब होता है काल भ्रमित, काल भ्रमित होता है। जैसे कि काल भ्रमित का मतलब हुआ जैसे कोई चीज़ आपका इतिहास में है, जैसे कि लिखा हुआ है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 में हुआ, आपने लिख दिया 1626, तो यही इसी को बोलते हैं काल भ्रमित बोलते हैं, ठीक। इसी को काल भ्रमित बोलते हैं। तो इसी का बताना है आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर, ठीक। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा, फ्यूचरिस्टिक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है शानदार, यानी कि कोई गलती ना हो, उसमें आपकी गलती हुई थी, ठीक, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 97 लिखा हुआ है, ईडियम दिया हुआ है, फ्लॉग फ्लॉग ए डेड हॉर्स। तो फ्लॉग ए डेड हॉर्स, इसका बताना आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है, फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है मरे हुए घोड़े को कोड़े मारना। क्या मतलब होता है, मरे हुए घोड़े को कोड़े मारना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मरे हुए घोड़े को कोड़े मारने का मतलब है कि कोई भी काम आपका नहीं हो रहा, आप जो काम कर रहे हैं उसमें कोई भी आपको वो नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा वेस्ट वंस एनर्जीज हो जाएगा, ठीक। यानी कि अपना समय बर्बाद करना, आपका एनर्जी बर्बाद करना, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द रिक्यूपरेट। तो बताना है यहाँ पे रिक्यूपरेट का आपको सिनोनिम बताना है। तो इसका पहले हिंदी क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है स्वस्थ हो जाना, ठीक। इसका मतलब होता है स्वस्थ हो जाना। तो इस स्वस्थ हो जाना का मतलब होता है रिकवर हो जाएगा, ठीक। पर्यायवाची पूछेंगे तो रिकवर हो जाएगा इसका, तो रिकवर हो गया, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे 99 लिखा हुआ है, यहाँ पे 99 सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो इसमें गलत लिखा हुआ है आपको वो बताना है, ठीक। तो ये आपका गलत कौन सा हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक, जॉर्जेट। तो जॉर्जेट हो जाएगा गलत। इसकी स्पेलिंग होती है GEORGETTE, ये होता है जॉर्जेट। और इसका मतलब क्या होता है, एक प्रकार की महीन रेशमी कपड़ा, ठीक। इसका मतलब अगर पूछेगा तो एक प्रकार की महीन रेशमी कपड़ा, ठीक। कौन सा होता है, महीन रेशमी कपड़ा हो जाएगा। आप लोग अच्छे से थोड़ा लिख लीजिएगा, एक महीन रेशमी कपड़ा होता है इसका मतलब। आगे देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो स्वान सॉन्ग, इसका बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है अंतिम प्रदर्शन। क्या होता है, अंतिम प्रदर्शन होता है। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, स्वान सॉन्ग। तो इसका मतलब होता है अंतिम प्रदर्शन, अंतिम प्रदर्शन, अंतिम प्रदर्शन बोल सकते हैं या बोल सकते हैं अंतिम कार बोल सकते हैं, ठीक। तो इस इडियम का मतलब हो गया अंतिम प्रदर्शन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मृत्यु से पहले किसी कवि या संगीतकार की अंतिम रचना, उसे ही बोलते हैं अंतिम प्रदर्शन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। लास्ट वर्क ऑफ अ पोएट और म्यूजिशियन बिफोर डेड, यानी कि मृत्यु से पहले किसी कवि या संगीतकार की अंतिम रचना को ही के बोलते हैं अंतिम प्रदर्शन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।